आप दो दो बार करेंगे? अरे भाई ये छोड़ो, ये सारा गधा बनाने का कार्यक्रम है। बराबरी होनी चाहिए नहीं? तुमने 2 बार किया, हमको भी 2 बार का मौका मिलना चाहिए ना घोटाले का। कांग्रेस ने ओके ठीक है, आप भी 2 बार, 2 बार और 2 बार का समझौता हो गया। कांग्रेस ने 2004-2009 में घोटाला करके चुनाव जीता, इस पर आरएसएस बीजेपी के लोग चुप रहेंगे। 2014-2019 में बीजेपी घोटाला करके चुनाव जीतेगी, कांग्रेस चुप रहेगी। ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 शुरू किया गया है। पार्ट 2 शुरू करने के पीछे मकसद ये है कि पार्ट 1 में हमने ईवीएम मशीन के द्वारा किस तरह से घोटाला होता है, ये जानकारी लोगों को देने का काम किया था। पार्ट 2 में ईवीएम मशीन में घोटाले से संबंधित और भी महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध हुआ है, जो लोगों को जानकारी देना जरूरी है। जो जज है उनको बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है। मान लो उन्होंने थोड़ी देर के लिए घोटाला शब्द लिखा होता, थोड़ी देर के लिए, हमारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आमतौर पे भाषण नहीं करता हूं, मैं अपने भाषणों में लोगों को जो बात समझ में नहीं आती है वो बात विस्तार से सबूतों के साथ समझाता हूं, लॉजिक और दलील के साथ समझाता हूं। मान लो थोड़ी देर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला शब्द का यूज किया होता, तो 2004-2009 में चुनाव होने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया, ईवीएम मशीन के द्वारा 2004 में तो चुनाव हो गया, 2009 में चुनाव हो गया, और 2004-2009 का डाटा लेकर के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, जीवीएल नरसिंह राव ने सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला हो गया ऐसा लिखा होता, चलो थोड़ा कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जजमेंट देने वाले जो जज है उनको कितना सारा शब्दों के बारे में कितना सतर्क रहना पड़ता है। घोटाला हो गया ऐसा अगर लिखा होता तो उनको ऑर्डर देना पड़ता, 2004 का चुनाव असंवैधानिक है, 2009 का चुनाव असंवैधानिक है, तो चुनाव हो गया। 2004 से 2009 तक सरकार चली 5 साल, 2009 से 2014 तक सरकार चल रही है। चलने के दौरान ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया होता कि घोटाला हो गया 2 बार, इसलिए इस चुनाव को असंवैधानिक घोषित किया जाता है, तो इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। मान लो 2004-2009 में सरकार बनी, सरकार ने काम किया 5 साल, सरकार ने फैसले किए, सरकार ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट किए, सरकार ने इंटरनेशनल ट्रेड किया, व्यापार किया, लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन इंटरनेशनल व्यापार में हुआ। इसका क्या होगा? तो जो जज है उसको बहुत सारी बातें, हमको क्या लगता है, अरे तो घोटाला क्यों नहीं लिखा? हमको सिंपली हमारे दिमाग में आता है ना, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, तो जिम्मेदारी तो जज की है, जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने, कमिश्नरों ने 2014 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया, इसका क्या अर्थ है ये थोड़ा बताता हूं। ये बताने के पहले एक बात आपको बताता हूं कि ईवीएम अंग्रेजी शब्द है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। दूसरी बात, पेपर ट्रेल मशीन अंग्रेजी शब्द है, वो समझ में नहीं आता।
तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लाइट में इसके नाम, हिंदी नाम निर्धारित करके आपको बताता हूं। जो ईवीएम मशीन है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिखा कि ये निष्पक्ष चुनाव करने वाली मशीन नहीं है, ये घोटाला करने वाली मशीन है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा ये घोटाला करने वाली मशीन। अभी ईवीएम मशीन को ईवीएम नहीं कहने का, ईवीएम घोटाला करने वाली मशीन। पेपर टेल मशीन, क्योंकि पेपर टेल मशीन रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर है, तो रिकाउंटिंग में हारा हुआ कैंडिडेट जीत सकता है, जीता हुआ कैंडिडेट हार सकता है। इसका मतलब यह है घोटाला पकड़ने वाली मशीन। तो पेपर टेल मशीन एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। तो अंग्रेजी नाम छोड़ करके हमने दो नाम रखे, घोटाला करने वाली मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन। तो चुनाव आयोग ने 2014 के चुनाव में घोटाला करने वाली मशीन लगाई नहीं। तो इसका अब नहीं लगाई और लगाई, ये दोनों बातों का जो मतदाता है, वोटर है, इसको कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट आया, उसकी खबर किसी भी अखबार ने नहीं छापी, किसी टीवी वालों ने नहीं दी, इसलिए ना लोगों ने देखा, पढ़ा, सुना, कुछ नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लोगों के लिए लगाया भी कोई मीनिंगलेस है और नहीं लगाया भी मीनिंगलेस है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि लगाने का आदेश दिया। लगाने का आदेश तो दिया, मगर लोगों को पता नहीं है इसका एक व्यावहारिक मतलब क्या है। व्यावहारिक मतलब क्या है? नहीं, ऐसा आदेश ही नहीं, ऐसा कोई आदेश ही नहीं लोगों के दृष्टि से। इसलिए लोगों को पता ही नहीं है ये मशीन लगानी चाहिए, इसका पता नहीं है, नहीं लगानी चाहिए, इसका पता नहीं है, नहीं लगाई गई, इसका पता नहीं है। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने और क्या सोचा? नहीं लगाएंगे। तो कोई पागल आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जज साहब आपके आदेश को इन्होंने अमल नहीं किया और ऐसा करके चुनाव आयोग ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, न्यायपालिका की अवमानना करने का काम किया, ऐसा केस जाएगा। चुनाव कमिश्नर ने सोचा ऐसा केस जाएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस होगी, कितनी सजा होगी? 6 महीना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा कितनी? 6 महीना। यदि पेपर टेल मशीन लगाते हैं और ईवीएम मशीन में घोटाला होता ही है, सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है होता ही है, और पेपर टेल घोटाला पकड़ता ही पकड़ता है। अगर पेपर टेल लगाया और घोटाला पकड़ा, पकड़ने के बाद चुनाव कमिश्नर पर देशद्रोह का मुकदमा होगा। दो बातें हो गई। तो चुनाव आयोग ने चलो 6 महीना चले जाते हैं, लगाएंगे तो साले देशद्रोही का मुकदमा जाएगा। कोई नहीं जाए तो आमन मेश्राम तो पागल आदमी है तो जाएगा ही जाएगा। किसी को पता है या नहीं, उसको तो है ही पता। चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया ही नहीं, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाया ही नहीं। हैरान करने वाली बात है। इससे एक और भयंकर बात प्रूव होती है। क्या प्रूव होती है? चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है। तो हमारे मराठी में कहावत है, कुंपणच जर शेत खाय लागलं, है ना, मन है ना। हिंदी में बाढ़ ही अगर खेत खाने लग जाए
बाढ़ को क्यों लगाया? कि जानवरों से फसल की रक्षा किया जाए। मगर बाढ़ जानवरों के पहले ही अगर फसल खाना शुरू करे, नुकसान करना शुरू करे, तो फिर फसल की रक्षा कौन करेगा? आप दो बार करेंगे। तो भाई ये छोड़ो, ये सारा गधा बनाने का कार्यक्रम है। बराबरी होनी चाहिए कि नहीं? तुमने 2 बार किया, हमको भी 2 बार का मौका मिलना चाहिए ना घोटाले का। नुकसान के ठीक है, आप भी 2 बार, 2 बार और 2 बार का समझौता हो गया। कांग्रेस ने 2004-2009 में घोटाला करके चुनाव जीता, इस पर आरएसएस बीजेपी के लोग चुप रहेंगे। 2014-2019 में बीजेपी घोटाला करके चुनाव जीतेगी, कांग्रेस चुप रहेगी। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप, कोई नहीं बोलेगा। जब कोई नहीं बोलता, हम लोगों को मालूम कैसे होता है? मालूम ही नहीं हो रहा है। घोटाला चल रहा है मगर मालूम नहीं हो रहा है। कांग्रेस कहती हम बीजेपी के विरोधी है, बीजेपी कहती हम कांग्रेस के विरोधी है। इस मुद्दे पर कंसेंसस है, नेशनल कंसेंसस है, राष्ट्रीय सहमति है। इस मुद्दे पर दोनों जो है फायदा लेंगे। 2 बार फायदा कांग्रेस ने लिया, 2 बार बीजेपी ने फायदा लिया। तो इसलिए 2 बार इन लोगों ने फायदा लेकर चुप हो गए। इस वजह से 2014, 15, 16 और 17 को जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो बीजेपी के लोगों को लगा कि 2019 के चुनाव में ये जो वामन मेश्राम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये अवरोध खड़ा हो। क्यों? जो वामन मेश्राम की जो टांग है, जो वामन मेश्राम ने अड़ाई है, वो सिंगल हड्डी की नहीं है, डबल हड्डी की टांग है। गांधी जी के पुतले आपने देखे ना? है गांधी जी के पुतले इतने हड्डी, हाथ धोती पहने हुए, तो सारी हड्डी दिखती ना गांधी जी की, सिंगल हड्डी दिखती कि नहीं? लंबी लंबी टांगे हैं ना गांधी जी की, तो वो सिंगल हड्डी की टांग नहीं है, वामन मेश्राम की डबल हड्डी की टांग है। ये टांग अड़ाई है, ये इतना आसान नहीं है कि हटा दिया जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने कांग्रेस को कहा हमारी मदद करो 2019 के चुनाव। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी को कहा अरे जो करना करो, प्रधानमंत्री हो, सत्ता तुम्हारे पास है, जो घोटाला जो करना है करो, बोलना नहीं बोलना विरोधी पार्टी के लोग हम हैं। हम जब बोलेंगे ही नहीं तो काहे को चिंता कर रहे हैं? हमारे पास सत्ता होती तो साले नंगई करते। कांग्रेस के तुम भी करो कि नहीं, ये वामन मेश्राम ने टांग अड़ाया है, इतना आसान नहीं है कि अकेले टांग हटा दिया जाए। आप हमारी मदद करो तभी ये टांग हटेंगे। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2019 को केस दायर किया बीजेपी आरएसएस को मदद करने के लिए। क्या केस दायर किया? केस दायर किया और उस केस में उन्होंने प्रेयर रखा। क्या प्रेयर रखा? 50% जो पेपर टेल मशीन में कागजी मत है, ईवीएम मशीन का डाटा और पेपर टेल का 50% डाटा, इसका आपस में मिलान कराना होगा। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा अरे वामन मेश्राम के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 100% ऑर्डर है, 100% का ऑर्डर है। वकील साहब 50% ज्यादा होते कि 100 ज्यादा होते? कांग्रेस वालों का गणित इतना कच्चा है। वामन मेश्राम का ऑर्डर 100% का है, तुम
50 की मांग कर रहे हो, अजीब आदमी हो भाई। पहले से 100 का ऑर्डर है, 100 का छोड़ रहे हो, 50 का मांग रहे हो। अबे पहले से 100 है। 24 अप्रैल 2017 को ये मेरे केस में जजमेंट है। अगर उन्होंने नहीं माना, दूसरी बात हमारे वकील ने उठाई। क्या उठाई? देखो, हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए, ये बातें बहुत भयंकर बातें हैं। क्या उठाई? चुनाव आयोग के सामने एक संकट था, चुनाव में एक संकट था। वो संकट क्या था? पेपर टेल मशीन से संबंधित संकट था। और उस संकट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 100% का फैसला दिया। जब एक समस्या थी, एक समाधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एक समाधान देने के बाद उसी समस्या को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कैसे लेके जा रहे? समस्या है, समाधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फिर उसी मुद्दे को लेकर तुम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो और फिर सुप्रीम कोर्ट को कह रहे फिर समस्या का समाधान करो। अरे समस्या थी, समाधान का ऑर्डर दिया, मामला समाप्त हो गया, दूसरी बार क्यों लेके गए? सुप्रीम कोर्ट ने भी एंटरटेन किया। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को रोकना चाहिए था। दोबारा काय के लिए आए? हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक एक सेकंड सुप्रीम कोर्ट का बहुत मूल्यवान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जज जजमेंट देते हैं उसमें करोड़ों लोगों के साथ न्याय होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। तुम दिनों के दिन बर्बाद क्यों कर रहे हो? नहीं सुनेंगे, ऐसा कहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया कि जज ने विनय भंग किया, इसलिए वो कुछ उसको फंसा दिया गया, एक प्लानिंग के तहत फंसा दिया गया। दूसरा सेकंड इन कमांड जज था सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बोबड़े, जो बाद में चीफ जस्टिस हो गए थे। ये जस्टिस बोबड़े कौन है? जिसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था। उसका पोता जस्टिस बोबड़े उस समय सेकंड इन कमांड जज था, दूसरे नंबर का जज था और बाद में चीफ जस्टिस हो गया। उस जज के नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा। उस 7 जज के बेंच ने फैसला दिया जस्टिस गोगोई निर्दोष है। फिर उस 7 जज ने फैसला दिया वो औरत की जांच करने के लिए जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में जांच बिठाया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में आरोपी भी निर्दोष, आरोप करने वाला भी निर्दोष, ऐसा दुनिया में कहीं हुआ नहीं, मगर यह हुआ। न्यायपालिका में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कैसा चल रहा है? देखो परिस्थितियां कितनी भयंकर हो रही, देख बीमारी कितनी भयंकर दिशा में आगे बढ़ रही। परिणामतः क्या हुआ? परिणामतः जस्टिस गोगोई ने, जब ये खबरें आई, क्या खबरें आई? जस्टिस गोगोई निर्दोष है, औरत भी निर्दोष है। जब ये खबर मैंने पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है, पूरी तरह से पक गई है। और 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस गोगोई ने निर्णय दिया 50% नहीं 1% मिलान होगा। कितना होगा? 1% होगा। इसका मतलब है 1% में नरेंद्र मोदी घोटाला कर रहा है, पकड़ो। मेरे पास 100% का ऑर्डर है, गारंटी से पकड़ा जा सकता है, मगर 1% में घोटाला पकड़ने का आदेश दिया।
जस्टिस गोगोई ने प्रूव हो गया, जस्टिस गोगोई को मैनेज किया गया। और इस तरह से बाद में जस्टिस गोगोई रिटायर्ड हो गया। आरएसएस बीजेपी ने उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया। अभी जस्टिस गोगोई राज्यसभा का मेंबर है, भाजपा को बनाया हुआ है। उसने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, आत्मचरित्र लिखा, और आत्मचरित्र में लिखा सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं होता। क्या लिखा जस्टिस गोगोई? सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता। क्यों? उसका खुद का ही अनुभव बता रहा होगा वो जस्टिस गोगोई, ये सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों को न्याय नहीं मिलता। ये उसने ऑटोबायोग्राफी में लिखा। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना भयंकर मामला हो रहा है। उसके बाद में 8 अप्रैल का ये जजमेंट दिया। उसके बाद में काउंटिंग हुई, 19 की काउंटिंग हुई। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई, 9 बजे बीजेपी आ गए, 10 बजे बीजेपी आ गए, 11 बजे बीजेपी आ गए, 12 बजे बीजेपी आ गए, 2 बजे बीजेपी आ गए, 3 बजे बीजेपी आ गए, 4 बजे बीजेपी आ गए। कितनी जगह आ गए? 303 जगह बीजेपी आ गए, 340 जगह एनडीए आ गए, यानी उसके जो गठबंधन वाले साथी मिलाकर 340 जगह आ गए। 4 बजे राहुल गांधी टीवी पे आए और बयान दिया, अभी तक एक भी सीट बीजेपी ने जीती नहीं। ट्रेंड्स चल रहे, रुझान चल रहे, 340 जगह पर बीजेपी और पसंद करके पढ़ने दे, बीजेपी को हरवाने के लिए आपको वोट दिया। इसका मतलब है हम आपकी पसंद की पार्टी नहीं, तो आप हमें चाहते नहीं हो, आपने अपने लिए हमें वोट दिया। हमारी पार्टी को आप चाहते हैं, इसलिए आपने वोट नहीं दिया। इसका मतलब है आपका ओपिनियन हमारे पॉजिटिव नहीं है, आपका ओपिनियन अपने लिए पॉजिटिव है। जब आप हमारे पार्टी के प्रति पॉजिटिव नहीं है, आप अपनी समस्या का समाधान क्यों करेंगे? कल हमारे अलावा कोई और पार्टी बीजेपी को हरवाने लायक हो तो आप हमारे पिछवाड़े पे लात मारेंगे, किसी और को दे देंगे, तो आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, न करेंगे, आपको संकट में डालेंगे। क्यों संकट में क्यों डालेंगे? तब तो बचाने के लिए मेरे पास आओगे। आप बचा, मुझे वोट दो। आपको समझाने से तो आप हमको वोट देने वाले हो नहीं। तो वामन मेश्राम गधा आदमी आपको समझाता है, वामन मेश्राम आपको समझाता है, गधा आदमी है। मुस्लिम लोग समझाने से या समझकर वोट नहीं देते हैं। मुसलमानों को जो संकट में डालता है उसको वोट देते हैं। मैं ये परिस्थिति इतनी माइक्रो लेवल पर आपको बता रहा हूं, तो कोई भी भारत में बताने वाला नहीं है परिस्थितियां कैसे भयंकर रूप धारण कर रही है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, मैं एक आइडिया आपको बता दो, कल्पना, व्यवहार नहीं है, कल्पना। मैं चुनाव में खड़ा हूं, मेरे पास एक वोट, किसका? कांग्रेस। मेरे पास 2 ही वोट नहीं, एक का वोट, 2 नहीं। और मुसलमानों ने माना नहीं, वामन में इस्लाम हमारी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी वोट देते हैं तो हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं करता है, ये आदमी हमारी समस्या का समाधान करता है और संकट में मदद करता है। संकट में जो मदद करता है वो सच्चा मित्र होता है। नहीं, हम 15% मुसलमान वामन इस्लाम वोट देते हैं, दे दिया, हो गया, कल्पना दे दी। मैं अकेला ही था, चुनाव का रिजल्ट आया,
मेरे अकाउंट में 15% वोट इकट्ठा हो गए। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने भी मुझे वोट नहीं दिया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने भी वोट नहीं दिया, ओबीसी के लोगों ने भी वोट नहीं दिया, केवल मुसलमानों ने वोट दिया। मेरे अकाउंट में 15% वोट इकट्ठा हो गए 15%। अगले साल चुनाव विधानसभा का, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने क्या सोचा, वामन मिश्राम के 5 साल पहले से 15% है, अगर 15% हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारा एमएलए ट्रायंगल में जीत जाएगा। जीतेगा ना? जीतेगा कि नहीं? ट्रायंगल में हमारा एमएलए जीतेगा। और ऐसा करते करते 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव में दिल्ली में आपकी हमारी सरकार बन जाएगी। हाइपोथेसिस समझा, क्योंकि कोई भी सच्चाई पहले हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस के आधार पर प्लान होता है और प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है और फिर समर्थन देकर लोग जो है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक कल्पना बता रहा हूं, ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसा ना हो इसलिए ब्राह्मण सर्क है और ब्राह्मण मुसलमानों को संकट में डालते हैं और संकट से निकलने के लिए मुस्लिम वोट डालते हैं। फिर वामन मेश्राम याद नहीं रहता है, बोलते वो तो चुनाव के बाद तो वामन मेश्राम की मदद लेने वाले हैं और वामन मेश्राम हमारी मदद भी करने वाला है। परिस्थितियां जो है, जैसे हमारे दुश्मनों ने हमारे लिए संकट पैदा करके रखे हैं, वैसे हम लोगों ने भी अपने लिए संकट पैदा किए हुए। और इस संकट का मूल कारण है मुस्लिम लीडरलेस लॉट है। मुस्लिम जो है वो लीडरलेस है। जो मुसलमानों के लीडर है, जब मैं ऐसा कहता हूं तो उनको बहुत बुरा लगता है, अरे हमने लीडर नहीं है क्या? तो मैंने उनको कहा, हाँ तुम लीडर हो, तुम एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मगर ये वोट जो है आप को बीजेपी के विरोध में आप लोग केवल डर के आधार पर वोट डाल रहे हो, तो इसको रोकने का काम आपने किया। सबूत कहता है नहीं किया, तो आप लीडर किस आधार पर हो? लीडर का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में लोगों के अंदर बदलाव लाना। ज्योतिराव फुले कितने विपरीत परिस्थिति में काम किया? बदलाव लाया। श्याम महाराज ने कितने विपरीत परिस्थिति में काम किया? बदलाव लाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने विपरीत परिस्थिति में काम किया? बदलाव लाया। वो लीडर, उसको कहते लीडर। लीडर वो नहीं है जो प्रवाह पतित हो जाता है, जो प्रवाह चल रहा है उसी प्रवाह में शामिल हो जाता है। नदी के बहाव में लकड़ी का बड़ा झाड़ काट कर डाल दो, लकड़ी क्या होगा? बहाव में जिस दिशा में बहाव बह रहा है उसी दिशा में वो झाड़ पीछे जाता है, उसी दिशा में बहते हुए जाता है, आगे 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 आगे। इसको बोलते प्रवाह पतित होना। जैसा चल रहा है, गलत सही नहीं है, जो चल रहा है, तो इससे तो कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव जो धारा चल रही है उसके विरोध में चलकर बदलाव लाना पड़ता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसके लिए खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। खड़े रहने के लिए भी लोगों की औकात नहीं होती है। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि अभी ये जो परिस्थिति है, ईवीएम से संबंधित जो परिस्थिति है, आमतौर पे क्या हो रहा है? बीजेपी के लोगों को फायदा हो रहा है, कांग्रेस के लोगों को ईवीएम का फायदा हो रहा है, रीजनल पार्टी के लोग चुप क्यों है? तो क्या सोचते हैं? बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा, थोड़ा हमको भी होगा। बीजेपी को 100 सीट मिलेगी, 10-15 हमको भी मिलेगी।
कांग्रेस गठबंधन में जो रीजनल पार्टी के लोग हैं, घोटाला करके कांग्रेस को फायदा होगा, हमको भी थोड़ा बहुत होगा। रीजनल पार्टी के लोग प्रभाव पतित हो रहे हैं, बोल नहीं रहे, मालूम है उनको, जो वामन मेश्राम को मालूम है वो उनको मालूम है। वामन मेश्राम बोल रहे हैं, मैं केवल बोलने वाला ही नहीं हूं, और भी बहुत और बड़े एक्शन करूंगा। तो ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये तो बहुत परिस्थितियां बहुत भयंकर है। कितने मुस्लिम लोगों को या किसी मुस्लिम अवाम को और कितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि मुसलमानों का वोट 0 हो गया। इस देश में मुसलमानों के पास जो बहुत बड़ा हथियार था किसी सरकार को लाना का, सेंट्रल में 78 तक या ईवीएम मशीन आने तक मुसलमान दिल्ली के गद्दी पर किसकी सरकार आनी चाहिए ये निर्धारित करता था। बगैर मुसलमानों के सपोर्ट के अटल बिहारी वाजपेयी अपने बलबूते पर प्रधानमंत्री नहीं बने। रीजनल पार्टियों के समर्थन से 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, मगर नरेंद्र मोदी ईवीएम की वजह से प्रधानमंत्री बने। इस ईवीएम ने मुसलमानों के वोटों को 0 कर दिया। अन्यथा मुसलमान दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठना चाहिए ये निर्धारित करता था। इतनी पावर थी मुसलमानों के वोटों की। अब 0 हो गया। कितने मुसलमान तंजीमों को पता है, कितने मुसलमान लीडरों को पता है, कितने नेताओं को मुसलमानों के पता है कि मुसलमानों का वोट वैल्यू 0 हो गया। अब मुसलमान ये दावे के साथ नहीं कह सकता हिम्मत से हम दिल्ली की सरकार निर्धारित करेंगे, खत्म हो गया। और अगर वोट का अधिकार 0 हो गया, उस अनुपात में मुसलमानों के लोगों ने इसके विरोध में क्या किया। अरे कितना भयंकर मुसलमानों के विरोध में हुआ। इस अनुपात में कोई एक्शन मुसलमानों ने किया नहीं किया, जितना भयंकर हुआ मुसलमानों के विरोध में। इस तरह से ऐसी बहुत सारी बातें जो है, बहुत सीरियस बातें हैं। आप लोग सोचते होंगे ये मायावती क्यों समर्थन कर रही है, ये अखिलेश यादव क्यों समर्थन कर रहा है। मुलायम सिंह और काशीराम जी बहुत बड़े नेता थे। वो दोनों मिलकर सोचते थे हम अकेले अकेले यूपी में बहुमत नहीं ला सकते। दोनों समझदार थे, बुद्धिमान थे, बहुत सक्षम नेता थे, फिर भी नहीं मानते थे अपने बल पर बहुमत हासिल कर सकते। दोनों ने मिलकर गठबंधन किया तो उनको बहुमत मिला है, रिकॉर्ड है। मायावती को 2007 में 206 सीटें अकेले ही मिली। मायावती काशीराम से बड़ी थी। उसकी औकात, मायावती की औकात काशीराम से बड़ी थी। उसकी औकात तो मैं जानता हूं मायावती की औकात कितनी। जब मायावती टीचर के तौर पर दिल्ली में ज्वाइन हुई, हेडमास्टर के पास लेके गई, हेडमास्टर ने उसको 2-4 सवाल पूछे तो हेडमास्टर को समझ में आ गया कि मायावती पहली क्लास के बच्चे को ही पढ़ा सकती है। इतनी औकात थी उसकी। बुरा लगेगा आप लोगों को थोड़ा सा जो सच्चाई बता रहा हो। तो मायावती की औकात मैं जानता हूं, दूसरे लोगों को पता नहीं है। मैं कोई मायावती की खेती और मेरी खेती को खेती धुरियाला धुरा लागू नाही, चार त्याच्यामुळे भांडण आहेत वामन मेश्रामचे बाहेर, असलं काही प्रॉब्लेम नाही माझा। जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। 2007 को मायावती को 206 सीटें मिली। 5 साल मायावती की उत्तर प्रदेश में अकेली सरकार है जो 5 साल चली। कांग्रेस की सरकारें रही मगर किसी भी एक व्यक्ति की सरकार 5 साल नहीं चली।
मायावती की सरकार 5 साल चली। मायावती ने सोचा कि अगले 5 साल के लिए भी मैं ही चुनाव जीतूंगी। चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने और ईवीएम मशीन ने अखिलेश को पूर्ण बहुमत दिया। ईवीएम को न चुनना है, अभी लोग को थोड़ी चुनना है। ईवीएम ने मायावती को चुना, ईवीएम ने अखिलेश को चुना, उसको 5 साल दिया। एक बार मायावती को, एक बार अखिलेश को, हो गया 2 बार, एक बार इसको, एक बार उसको, 2 बार बाबा को। बाबा कितना पढ़ा, कौन से स्कूल में गया पता ही नहीं, गए ही नहीं। बाबा यूपी का चीफ मिनिस्टर, 2 बार से मुख्यमंत्री है। तो उन्होंने कहा घोटाला हो रहा है। मायावती ने कहा, तो बीजेपी ने कहा बहन जी आपको पूर्ण बहुमत मिला था, हमने कहा था घोटाला होकर के आपने चुनाव जीता, नहीं कहा था ना। अखिलेश को बहुमत मिला, बाबा को बहुमत अखिलेश ने कहा। दूसरी बार जब ईवीएम में घोटाला होता है, उसने कहा अखिलेश भैया आपको 5 साल के लिए सरकार में मुख्यमंत्री बनाया, हमने बोला आपको ईवीएम ने बहुमत दिया, नहीं बोला ना, आप क्यों बोल रहे हो? चुप। इन लोगों को चुप करने के लिए ईवीएम ने बहुमत दिया, चुप हो गए। वामन मेश्राम क्यों नहीं बंद कर रहे? वामन मेश्राम तो थोड़ी घोटाला करके एमएलए एमपी बनना है। मैं तो इसको खत्म करना चाहता हूं ताकि इस देश में बहुसंख्यक लोगों की सरकार बने। सरकार किसी भी पार्टी की बने मगर बहुसंख्यक समाज की सरकार बननी चाहिए। अगर बहुसंख्यक समाज की सरकार बनती है तो बनेगी SC ST OBC की। एक सवाल, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है मगर बनेगी तो हमारे लोगों की सरकार बनी है, वो मैं चाहता हूं। इसके लिए लड़ाई है, कोई निजी लड़ाई थोड़ी है। इसलिए परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर है, इसको रोकना होगा। तो क्या करना होगा? तो पहली बात, रोकने के लिए लोगों ने मुझे कहा मेश्राम जी आप ईवीएम के बारे में जो जागरण कर रहे हो ऐसा काम कोई नहीं कर रहा, ना कोई कर सकता है, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो, मगर इतने से काम नहीं होगा। लोगों ने मुझे कहा इतने से काम नहीं होगा, टेलीफोन करके कह रहे हो इतने से काम नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर क्या करना होगा? एक्शन करना होगा। ये क्या एक्शन करे? ना ईवीएम फोड़ना होगा। लोगों ने मुझे कहा, उनको मालूम है कि ये तो संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाला आदमी है। तो मुझे लोगों ने कहा नहीं ईवीएम फोड़ना होगा। बहुत बदमाश लोग हैं, मानने वाले नहीं है आपकी बात सारी सही है, सारे सबूतों के साथ आप बोल रहे हो, मानने वाले नहीं है। आप सुनकर और हैरान हो जाओगे। देखो कितनी भयंकर बातें हैं। 2019 के चुनाव में 370 लोकसभा सीटों में लोगों ने 11 लाख वोट डाले। 11,24,000 मशीन से निकले। 11 लाख लोगों ने वोट दिया, 24,000 अतिरिक्त वोट मशीन से कैसे निकले? कोई साली ईवीएम कोई अंडा देने वाली मुर्गी है क्या, जो अंदर जाने के बाद अंडे दे रही है वोट की नाम पर? कहां से आ रही है वोट? निकल रहे ईवीएम मशीन से, निकल रहे ज्यादा वोट। चुनाव आयोग ने लिख कर दिया 272 सीटों में सरकार को सिंपल मेजॉरिटी मिलती है। अरे 370 सीटों में वोट का मिलान ही नहीं हुआ। वोट 10 लाख दिया, काउंटिंग 10 लाख 11,000, 10 लाख 17,000, 10 लाख 19,000, 10 लाख 22,000, 10 लाख 24,000। कहां से आ रहे? ये डाटा अपने आप में प्रूव करता है और चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार किया। ईवीएम में घोटाला होता है।
ये डाटा स्वीकार किया हुआ, लिखित दिया, चुनाव आयोग ने लिख कर दिया है, मेरे पास रिकॉर्ड है। रोकना होगा तो वह भयंकर बात है। हम लोगों का तो भविष्य खत्म हो गया। हम लोग ऐसा मानते थे कि हमारे वोट से, लोगों के वोट से सरकार बन रही है, लोगों के वोट से एमएलए बन रहा है, लोगों के वोट से एमपी बन रहा है, तो हमारे पास अरे हम लोग ही एमएलए बनाएंगे। खत्म हो गया। ईवीएम बना रही है एमएलए या एमपी, उसकी सरकार बनेगी, वो ईवीएम बना रहा है। तो अब लोकशाही खत्म हो गई है, ईवीएम शाही आ गई है, नई शाही आ गई है, ईवीएम शाही। मशीन चुन रही, ईवीएम चुन रही है। लोगों के पास अगर वोट का अधिकार खत्म हो गया, अरे तो सारा का सारा लोकतंत्र जो है ना, वो वोट पर खड़ा है। आपके वोट पर खड़ा है, आपका वोट का अधिकार खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया मामला आपका। इसके भरोसे पर तो आप सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम सरकार को आपके फेवर में लागू करने के लिए आप बोल सकते हो। अरे जब वो ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं तो आपकी कौन सुनेगा? क्यों ईवीएम से चुनना? तो इसको रोकना पड़ेगा, बहुत भयंकर है। तो हमने ये कहा कि ये तोड़फोड़ करने वाला मामला जो है, ये इससे तो मैं सहमत नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को मैं अपील करता हूं कि आप पेपर ट्रेल मशीन में, ईवीएम मशीन में सुधार करने के लिए एक काम करना होगा, संविधान संशोधन करना होगा। ये प्रस्ताव आपको पार्लियामेंट को भेजना होगा कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के पैनल के निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन में होंगे। एक बात। दूसरी बात, नागरिक समितियां सेंट्रल लेवल पर, क्योंकि नागरिकों को सरकार चुनना है, नागरिक ही सर्वोच्च है लोकतंत्र में। अगर नागरिक ही सर्वोच्च है, नागरिक समितियां क्यों नहीं होनी चाहिए? सेंट्रल में नागरिक समिति होनी चाहिए, स्टेट लेवल पर नागरिक समिति होनी चाहिए, लोकसभा लेवल पर होनी चाहिए, विधानसभा लेवल पर होनी चाहिए, और उनको निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन का अधिकार होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल चुनाव आयोग के पास पावर है। क्या पावर है? वो ईवीएम मशीन बनाने का ऑर्डर देती है कंपनी को कि हमें ईवीएम मशीन बना के दो। तो चुनाव आयोग क्या कहती है कंपनी को? हमको घोटाला करने वाली मशीन चाहिए। कंपनी को क्या कहती है चुनाव आयोग? हमको घोटाला करने वाली मशीन चाहिए। कंपनी क्या कहती है? ज्यादा पैसा लगे। क्या? क्यों? घोटाला करने वाली चाहिए तो बहुत ज्यादा इधर उधर सारा दुनिया भर का टेक्नोलॉजी भी लगाना पड़ेगा और उसमें बहुत सारा एडवांसमेंट करना पड़ेगा, तब वो भी होगा कि नहीं होगा, ये भी एक डिफिकल्टी है। बस कोशिश करेंगे, बना के देंगे, ज्यादा पैसा लगेगा। मगर हम आपको प्रस्ताव देते हैं, आपको ईमानदार मशीन देते, सस्ती देते। क्या के लिए? ज्यादा पैसा के लिए दे रहे? सस्ती मशीन देते हैं, ईमानदार। ईमानदार नहीं, हमारे बाप के जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है, तो जनता का टैक्स है, जनता की टैक्स से मशीन खरीदी जाएगी। अरे चुनाव आयोग के कमिश्नर से जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है। जब चुनाव आयोग ऑर्डर प्लेस करेगा और निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन के लिए 3 जज का पैनल रहेगा, ऑर्डर में साइन लगेगी ना 3 जज के पैनल की, नागरिक समिति की सिग्नेचर लगेगी ना ऑर्डर करने की। हो गया? लग गया चेक? मशीन बनाने का चेक लग गया कि जब मशीन बनेगी नहीं,
तो करेंगे कैसे? दूसरी बात, पेपर टेल मशीन, वो भी फुल प्रूफ इसी तरह से बनाई जाएगी और इस तरह से सारी चीजों को रोका जा सकता है। मैं चुनाव आयोग को यह अपील करता हूं, आवाहन करता हूं, दिसंबर तक ये आप स्वीकार करो। दिसंबर में भारत बंद करेंगे। तैयारी अभी से हम लोगों को करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? 15 लाख बूथ होंगे तो शेड्यूल कास्ट के 15 लाख कार्यकर्ता हो, शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख कार्यकर्ता हो, एमबीसी के 15 लाख कार्यकर्ता हो, ओबीसी के 15 लाख कार्यकर्ता हो, माइनॉरिटी के 15 लाख कार्यकर्ता हो, महिलाओं के 15 लाख कार्यकर्ता हो, 15-15 लाख के 6 ग्रुप हो। अगर ऐसे 6 ग्रुप बनाकर अभी से हम चलते हैं, अगर चुनाव आयोग ने हमारी बात को नहीं माना तो लोग जो कह रहे हैं ईवीएम फोड़ो, फोड़ेंगे। जो तुम संवैधानिक काम करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम कानूनन काम करने के लिए तैयार नहीं हो, तो हम भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, विश्राम जी इससे जेल हो जाएगी। मैंने लोगों को कहा, गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि लहान हो गए? तो महान हो गए। जानते हो कितने महान हो गए? गांधी जी जेल में जाते 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 कितने महान हो गए मालूम है आप लोगों को? जैसे ही गांधी जी महान हो गए और गांधी जी को साक्षात्कार हो गया कि मैं महान हो गया हूं, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। गांधी जी जब महान हो गए और महान होने का उनको रियलाइजेशन हो गया कि मैं तो महान हो गया भाई, गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा, भारत छोड़ो। है ना, इतिहास की बातें बता रहा हूं। तो गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए, साले वामन मेजराम कौन सा महान होने वाला है? मैं गुजरात में जाकर खुद ही जाकर अरेस्ट करके लिया। गुजरात में लोगों को जेल जाने के लिए डर लगता है, मैं खुद जाकर के जेल में गया। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर कुर्सी डाल के बैठा, कुर्सी खींच करके मेरे पास बैठा कहने लगा, आज तो आप महान हो गए। मैंने कहा, गांधी ने अकेले ठेका ले रखा है महान बनने का है? वामन मिश्रा महान बन गया है तो तुमको क्यों मिर्ची क्यों लग रहा है? मिर्ची नहीं लग रही है, महान हो गया है, मुझे जानकारी हो। कैसे? सारे देश भर से आपके लिए टेलीफोन आ रहे, मुझे तो मालूम ही नहीं था। इतना बड़ा संगठन आपका है, देशव्यापी संगठन आपका है, इसमें मालूम ही नहीं था। कहा कि आपका भाषण, ईवीएम के ऊपर भाषण सुना था, एक बार कहो पुलिस चौक। अरे ये पुलिस चौक पर भाषण करने की जगह है, क्या मजाक कर रहे हो? गुजरात में जब हमको जेल में जाने के लिए डर नहीं लगा, जेल में जाने से कौन छोटा होता है भाई? कोई चोरी करके जेल में जा रहे हैं, डकैती डाल के जेल में जा रहे हैं। नगर का हमारा एक कार्यकर्ता ईवीएम फोड़ा, मैंने उसको, अरे अकेले क्यों फोड़ा भाई? अरे सारे देश में फोड़ना रे, हम लोगों को मिलकर फोड़ने का है, तू अकेले क्यों फोड़ा? अरे फोड़ लिया, क्या हुआ? केस हुआ, फिर क्या हुआ? कहा निर्दोष छूट गया, निर्दोष भी छूट के आ गए। कोर्ट ने उसको सजा क्यों नहीं दी है तो सोचने वाली बात है, क्योंकि वो बोल रहा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इसके लिए मैंने फोड़ा। मैंने कौन सा गलत काम किया? जज ने कहा तो ईवीएम फोड़ेंगे, मगर दिसंबर तक चुनाव आयोग को अपील करेंगे सुधार करो। जो हम प्रपोजल दे रहे उस पर काम करो, पार्लियामेंट को प्रपोजल भेजो, संविधान में संशोधन करो, नहीं तो ईवीएम फोड़ेंगे, सारे देश भर में फोड़ेंगे, जेल में जाएंगे,
एक आदमी को जेल नहीं हुई, 15 लाख को कोई जेल होती है? कर्नल गद्दाफी को लोगों ने वहां देश में मारा, कई हजार लोग जाकर, किसी को सजा हुई क्या? लाखों में जब लोग मारते हैं तो फिर उसको सजा नहीं होती, उसको लोग क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन है। लोग क्या, रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन करने वालों को दुनिया में कभी कोई सजा हुई क्या? तो ये फोड़ने का काम करेंगे तो रिवोल्यूशन होगी, डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन माना जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।